हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर यूट्यूब चैनल। आप सबका एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबके लिए हम जो लगातार इंडिया ईयर बुक की सीरीज जो अब हमने शुरू कर दी है, उस इंडिया ईयर बुक 2020 के सीरीज के अपने सेकंड लेक्चर को लेकर आज मैं आपके बीच अरविंद तिवारी। आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया ईयर बुक का। मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी एक सीरीज बनाऊंगा ताकि इस इतनी बड़ी किताब, इतनी मोटी किताब, 1000 पेज की इस बुक को हम बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। उस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज मैं इंडिया ईयर बुक के चैप्टर नंबर 2, जिसको कि हम नेशनल सिंबल्स के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर हम आ जाएंगे। आप सब लोग अपनी पीडीएफ में, जो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि आप सब लोग, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में बुक है तो उसको साथ लेकर इस वीडियो के साथ में बैठना। अगर हार्ड कॉपी में बुक नहीं है आपके पास तो आप टेलीग्राम चैनल एटीसी आईएएस से आप हिंदी और इंग्लिश जिस भी मीडियम में चाहें उस बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। एक डिवाइस साथ में लेकर बैठिए जिस पर आप वो पीडीएफ ओपन कर लें, तो साइमल्टेनियसली उसको चलाइए और देखिए। हम इसलिए ये सीरीज चला रहे हैं ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको घर बैठे स्टैटिक और साथ ही साथ करंट जीके के उन पार्ट्स को करने में हेल्प मिल जाए जो कि अनछुए रह जाते हैं, डिफिकल्ट रह जाते हैं और एग्जाम्स में कई बार ऐसे हिस्सों से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर आप फर्स्ट चैप्टर में आपने शुरुआत में ज्योग्राफी और उसको काफी स्किप कर दिया, आपने वो नहीं लिया। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे जो फिक्स पूरे सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस ईयर बुक के इस सेगमेंट के साथ में नहीं लूंगा। हालांकि ईयर बुक के अंदर वो चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट हम लोग हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन में भी भविष्य में आगे हम लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के उन पूरे सब्जेक्ट को ही कवर करेंगे। बट अभी हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो करंट और खासकर वो ऐसे पार्ट्स जो कि स्टैटिक जीके में तो हैं पर वो किसी सब्जेक्ट में पढ़ाए नहीं जाते, साथ में उनको कवर कर लेते हैं। तो इंडिया ईयर बुक में यदि ज्योग्राफी आ रहा है तो ज्योग्राफी आपने वैसे पढ़ाई है, इंडिया ईयर बुक में यदि पॉलिटी आ रहा है तो पॉलिटी आपने पढ़ाई है, उसको यहां पर ईयर बुक के साथ में वापस दोबारा करना तो एक रिवीजन ही होगा। वो कुछ ऐसा फ्रूटफुल काम नहीं है। उसको आप सब्जेक्ट के साथ आप सबने पढ़ ही लिया होगा और आपने तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया भी जाएगा। हम भी वीडियोस अलग से भी बनाएंगे उनके। तो उन बच्चों के लिए जवाब है ये कि आप उसके लिए संतुष्ट रहें, हम जरूर उसके लिए भी अलग से प्रयास करेंगे ही। ठीक है, तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो यूनिक चीजें हैं जो किसी स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ में नहीं होंगी। ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है। आप पेज नंबर 17 पे आ जाइए। नेशनल सिंबल्स हम देख रहे हैं। नेशनल सिंबल्स में पहला सिंबल आपको दिख रहा होगा आपकी बुक में, नेशनल फ्लैग है। हमारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जिसको बोलते हैं हम, नेशनल फ्लैग। सो नेशनल फ्लैग इज अ ट्राई कलर, उसको हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। हिंदी की जो बुक जिनके पास है उनको तिरंगा लिखा हुआ मिल रहा होगा, ट्राई कलर बोलते हैं। 3 रेक्टेंगुलर पैनल्स हैं उस पर, आप अंडरलाइन करते चलिए। पहली बात तो उसको हम तिरंगे के नाम से जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, ट्राई कलर है। और ये 3 रेक्टेंगुलर जो है लाइंस उसके ऊपर हैं, पैनल्स उस पर बने हुए हैं। सॉरी, लाइंस नहीं, पैनल्स बोलेंगे। उन पैनल्स को इक्वल विड्थ के हैं, बराबर चौड़ाई के हैं वो। और उसके पैनल में सबसे ऊपर जो कलर है वो है सैफरन, केसरी कलर है जिसको, और उसके बॉटम पैनल पे जो है ग्रीन कलर है। तो सबसे ऊपर केसरी, सबसे नीचे ग्रीन, 3 कलर में से टॉप और बॉटम ये हो गया। मिडिल पैनल जो है वो व्हाइट कलर से बना हुआ है। तो 3 पैनल्स हो गए, केसरी, व्हाइट एंड सबसे नीचे ग्रीन कलर होगा, ये ध्यान रखना है। मिडिल पैनल जो है उसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र नेवी ब्लू कलर में है, ये ध्यान रखना, कई लोगों को पता नहीं होता है। अशोक चक्र का जो कलर है वो नेवी ब्लू कलर है। ठीक है, नेवी ब्लू कलर है और उसमें 24 इक्वली प्लेस्ड स्पोक्स हैं। 24 तिल्लियां बोल सकते हैं, 24 जो है लाइंस उसके अंदर बनी हुई हैं। अशोक चक्र जो है प्रेफरेबली भी स्क्रीन प्रिंटेड होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग का एक तरीका है, वो किया जाता है, या फिर वो और किसी तरीके से प्रिंट किया जाता है व्हाइट कलर के ऊपर, या स्टेंसिल होती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसकी, वो भी की जा सकती है। और विजिबल होना चाहिए, ये ऐसा बोला जाता है दोनों साइड में, मतलब ऐसा बनना चाहिए कि आप फ्लैग को एक तरफ से देखें, उधर भी देखें, और दूसरी तरफ से देखें तो दूसरी तरफ भी दिखना चाहिए। दोनों तरफ अशोक चक्र नजर आना चाहिए।
तो ये बोथ साइड्स होना चाहिए, सेंटर में व्हाइट पैनल के सेंटर में होगा, ओनली बीच वाले पैनल पर ही होता है ये। सो द नेशनल फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें शेप्स आते हैं, तो शेप्स में रेक्टेंगुलर शेप हमारे नेशनल फ्लैग का होता है। रेशो जो है उसका लेंथ जो है वो हाइट जिसको बोल सकते हैं, ऊंचाई जो बोल सकते हैं, और चौड़ाई जो है, दोनों का जो रेशो है वो 3:2 का होता है। मतलब 3 यूनिट्स तो लंबा ऐसा होगा, इस तरह से होगा, और 2 यूनिट्स ऊंचा होगा, 3:2 के रेशो में होगा। इसको जो है नेशनल फ्लैग को हमने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया था, जो आज ये तिरंगा हमारे सामने है। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसा दे रखा है कि नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसमें नेशनल फ्लैग इज गवर्न बाय द प्रोविजंस। अच्छा, इसमें वो एक्ट और प्रोविजंस के नाम लिखे हैं जिनमें नेशनल फ्लैग को गवर्न किया जाता है, या राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नियम लिखे हुए हैं। तो जो इसके लिए जो रूल्स हैं उनमें सबसे पहला नाम लिखा है एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, नंबर 12 ऑफ 1950 जो है वो नेशनल फ्लैग के लिए है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और स्टैट्यूटरी एक्शंस और ऑर्डर्स आर रिलेटेड विद नेशनल फ्लैग। तो पहला है एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, और इन दोनों के साथ साथ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल सच लॉज। तो पहले 2 हुआ करते थे, अब हमने फ्लैग कोड ही बना दिया है 2002 से इसके लिए स्पेशली। फिर इसके बाद में आगे दे रखा है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 2002 से 26 जनवरी से इसको जो है इफेक्टिव कर दिया है या प्रभावी हो गया है। वो फ्लैग कोड इंडिया के नाम से उसको बोलते हैं। इसके जो प्रोविजंस हैं इसमें ऐसा लिखा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। मतलब 2002 के बाद से फ्लैग कोड आपको ये अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट व्यक्ति भी नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल कर सकता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो घर पर भी आप अपने फ्लैग को लगा सकते हो, उसकी होस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा भी बोला गया है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट provided in the emblem and names prevention of improper use act 1950 and prevention of insult to national honor act 1971, इसके साथ साथ वो एक्ट भी हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग का फोटो है फिर नेक्स्ट पेज पे, आप उसको स्किप करके आगे आइएगा। पेज नंबर 19 पर हम आएंगे, स्टेट एम्बलम के बारे में बात करेंगे, राष्ट्र चिन्ह के बारे में बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, या नेशनल स्टेट एम्बलम जो है इंडिया का, वो लायन है, वो अडेप्ट हुआ है, इज अडेप्शन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। तो सारनाथ पे लायन का, शेर का जो एक चिन्ह बना हुआ था, वहां से उसको लिया गया है। ओरिजिनली लायन कैपिटल हैज 4 लायंस माउंटेड बैक टू बैक, मतलब 4 शेर हैं जो एक दूसरे के पीठ दिखाए हुए हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ऑन अ सर्कुलर अबेकस, एक नीचे गोल जगह है, उस पर वो बैठे हुए हैं। द फ्रिज ऑफ अबेकस इज adorned with sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion separated by intervening धर्म चक्र। तो फिर धर्म चक्र पर ये चारों अलग अलग हैं। द अबेकस रेस्ट ऑन अ बेल शेप्ड लोटस, उल्टा एक उसके ऊपर जो है कमल का फूल उल्टा उस पे बना हुआ है। प्रोफाइल ऑफ लायन कैपिटल शोइंग 3 लायंस माउंटेड ऑन द अबेकस विद धर्म चक्र इन द सेंटर। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें हमने 3 तरफ वाला जो शेर है हमको नजर आता है जनरली। अ बुल ऑन द राइट, सीधे हाथ की तरफ एक, उसमें नीचे की तरफ सीधे हाथ में एक बुल दिखता है, और लेफ्ट हैंड की साइड में आपको एक हॉर्स, घोड़ा नजर आएगा। एंड आउटलाइंस ऑफ धर्म चक्र ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट वाज अडॉप्टेड बाय द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इन ऑन जनवरी 26, 1950। 1950 को 26 जनवरी को हमने इसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो बेल शेप्ड लोटस को अभी हमने इग्नोर कर दिया है, बेल शेप्ड लोटस अब एम्बलम में नहीं है करंटली, वो ओमिटेड है। अब मोटो जो है उसकी जगह सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्राइम्स, ऐसा करके वो देवनागरी स्क्रिप्ट जो हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है उसमें लिखा हुआ है, उसके नीचे की तरफ बिलो द एम्बलम, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है।
तो ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इसके लिए भी कौन सा सरकार ने एक्ट बनाया है। तो पहली बात तो स्टेट एम्बलम्स हमारी सील में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल सील है उसमें ये एम्बलम ही काम में लिया जाता है। इसको स्टेट एम्बलम एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 और स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल 2007, इन दोनों के अंदर इसको गवर्न किया जाता है। और साथ ही साथ 2010 में अमेंडमेंट भी हुआ था इसके अंदर, उसको भी साथ में रखा जाता है। तो ये दो एक्ट है मेजरली जिनके अंदर इसके से रिलेटेड काम होता है। फिर फोटो है आपके सामने, सील है, इसमें 3 शेर ही दिखते हैं। बेसिकली ये 4 शेर थे बट नजर हमारे को 3 ही आते हैं। नीचे आप देखोगे तो चक्र, धर्म चक्र बना हुआ है। राइट में एक तरफ इसमें बुल है और एक तरफ हॉर्स है। हमने लोटस को इग्नोर कर दिया है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ट्रूथ अलोन ट्राइम्स ऐसा लिखा हुआ है। देन उसके बाद आता है नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन, हम सब जानते हैं, जो ओरिजिनली बांग्ला लैंग्वेज में बना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको लिखा था और ये हिंदी वर्जन इसका जो है हमारी असेंबली ने अडॉप्ट करा था 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 की डेट आपको ध्यान रखनी है, कब ये अडॉप्ट हुआ है। सबकी ऑप्शन की डेट ध्यान रखना। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक तरफ वो आपको सिंबल दे देगा और दूसरी तरफ उसकी डेट दे देगा कि कब अडॉप्ट हुआ है और मैच द फॉलोइंग एग्जाम में करा लेगा, जो कि बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन होगा, जो आपको अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर बिल्कुल आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। इसको पहली बार जब गाया गया था, फर्स्ट संग ऑन December 27, 1911, कैलकाटा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब जनगण मन को पहली बार गाया गया था। वो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। और कंप्लीट इसमें 5 स्टैंजाज हैं और इनका फुल वर्जन ही हमारा जो है नेशनल एंथम है। आपके बुक में आगे नेशनल एंथम लिखा हुआ भी है। फिर आगे एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है इस पूरे फुल वर्जन को अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स का टाइम लगता है गाने में। एक शॉर्ट वर्जन भी है इसका जिसमें हम फर्स्ट और लास्ट लाइन को गाते हैं, वो भी कई बार गाया जाता है और उसमें 20 सेकंड का टाइम करीब करीब जाता है। इसके अलावा इसका इंग्लिश वर्जन भी था जो टैगोर ने लिखा था एंथम का। देन आगे आप देखोगे तो नेशनल सॉन्ग है, नेक्स्ट पैराग्राफ में एक हेडिंग लगा हुआ है, नेशनल सॉन्ग इंडिया का एंथम से अलग है, दैट इज वंदे मातरम। वंदे मातरम ये संस्कृत में कंपोज हुआ था। हमारा नेशनल एंथम जैसे बांग्ला में कंपोज हुआ था, वंदे मातरम संस्कृत में कंपोज हुआ है। संस्कृत में इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन के लिए लिखा गया था, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए, उनमें उत्साह बढ़ाने के लिए ये लिखा गया था। इक्वल स्टेटस है इसका, जनगण मन के बराबर स्टेटस है। और फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन जब इसको गाया गया था वो 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जब इसको गाया था। इसका मतलब है कि ये जनगण मन से पहले गा लिया गया था। फॉलोइंग इसका जो एक बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो देखने वाली है, इसके बाद में नेशनल सॉन्ग के बारे में आपके संस्कृत में लिखा हुआ भी है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो अरविंदो घोष ने करा था, वो भी आप देखना। इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक लाइन लिखी हुई है, ऑफ द स्टैंजा रेंडर्ड बाय श्री औरबिंदो, तो ये ध्यान रखना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन औरबिंदो घोष ने करा था। लास्ट आता है नेशनल कैलेंडर। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और नेशनल कैलेंडर बहुत चर्चाओं में रहता है। ये बेस्ड है शक इरा पर या शक संवत पर, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जिसको बोलते हैं वो बेस्ड है। जो चैत्र का जो हिंदी कैलेंडर का मंथ होता है उसकी फर्स्ट डेट से शुरू होता है और नॉर्मली 365 डेज इसके अंदर होते हैं, ऐसा आपकी इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये अडॉप्ट हुआ था 22 मार्च 1957 को। तो 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट किया गया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में इसको हम काम में लेते हैं। बट हमारे यहाँ शक संवत से देश के सारे कानून के जो आदेश होते हैं वो शक संवत से होते हैं। सरकार चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, वो शक संवत शक एरा पे काम करती है, ये आप सबको ध्यान रखना चाहिए। इससे कुछ ऑफिशियल पर्पस होते हैं इसके जो लिखे हुए हैं, 4 पर्पस है। गजट इंडिया का जो इशू होता है, जो हमारा सरकार का जो पत्र होता है वो इसमें निकलता है। जो न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है ऑल इंडिया रेडियो पर वो शक संवत के अकॉर्डिंग काम करती है। जो कैलेंडर इशू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो शक संवत के अकॉर्डिंग होता है। और जो गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो पब्लिक के साथ में वो भी इसी पर बेस्ड होते हैं। शक संवत के बारे में एक बात इसमें आपके पास नहीं लिखी हुई है, उसको एडिशन आप नोट कर लीजिए। मैं हर बार कुछ एडिशन होता है वो करवाता हूं। शक संवत 78 एडी में शुरू हुआ था, हिंदी में बोलते हैं 78 ईसा पूर्व। 78 एडी मीन्स जीरो को हम यदि ऐसा मान लें कि वो एक डिवाइडिंग ईयर है तो उससे जीरो से पहले का जो टाइम था उसको बीसी बिफोर क्राइस्ट
और 0 के बाद में जो है वो एडी एन्ना डोमिनी या फिर ईसवी बोलते हैं, और 0 से पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है वो हम कभी किसी अलग लेक्चर में देखेंगे, बट इतना जरूर ध्यान रखना है कि हमको 78 एडी जो है वो हमारा जो है इसका ईयर है शक संवत का, शुरुआत का। उसके बाद से ये ईयर चल रहा है। तो करंट ग्रेगोरियन कैलेंडर में भले ही अभी 2020 चल रहा हो, इसमें से आप 78 को लेस करेंगे तो जितना आएगा वो आपका करंटली शक संवत का ईयर अभी चल रहा होगा। तो ये बात है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था नेशनल कैलेंडर पे वो क्या था, वो अगली लाइन में और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, डेट ऑफ द नेशनल कैलेंडर हैव अ परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डेट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। और एक अनुमान पे क्वेश्चन आया था कि इसकी शुरुआत का जो दिन होता है, शक संवत की शुरुआत का जो दिन होता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की कौन सी डेट को पड़ेगा। तो फर्स्ट चैत्र जो है, जो इसका पहला दिन होता है शक संवत का, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 22 मार्च को नॉर्मली लाई करता है और लीप ईयर में 21 मार्च को करता है। यूपीएससी ने अपने आईएएस एग्जाम के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ईयर आप देख लीजिए, कोई से भी ईयर में एक जगह आपको ये मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इतना आसान सवाल उन्होंने प्रीलिम्स के अंदर पूछा कि कौन सी डेट होगी जो शक संवत के पहली डेट को, जो है हिंदू कैलेंडर जो की जो डेट आती है, जो हमारा डेट है फर्स्ट चैत्र जो है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस डेट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट होगी। तो नॉर्मल डेज में वो 22 मार्च होगा, और यही इसके अंदर सवाल यहां से बना था। मैंने आपको बोला भी था कि ये ऑथेंटिक सोर्स है पढ़ने का, इंडिया ईयर बुक 2020 सरकार का पब्लिकेशन है, सवाल यहां से एग्जाम में आते हैं। 2016 में ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया था जो कि डेट पर एक बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो आपको प्रिपेयर रहना है ऐसे हर चीज के लिए, हर सवाल के लिए जो एग्जाम में बन सकता है, और मैं आपको इसका प्रमाण भी देता हुआ चल रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया, आज हमारा सेकंड चैप्टर कवर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचाते रहें। थैंक्स अ लॉट।